सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी विद विपिन। सो आज का जो हमारा सेशन है, बेसिकली आप सब जानते हो कि आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 4 को। कौन सी सीरीज हमारी चल रही है? CSGM यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर। तो बीएड सेकेंड ईयर के हम पेपर 4 के पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 की जो वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है, वैसे तो ऊपर ही वीडियोस में मिल जाएगी। इन केस नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में टॉप पे आपको बीएड 2022 का फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर के अंदर आपके 2022 के बीएड से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे मिल जाएंगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो बेसिकली आज हम अपने पेपर 4 के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 को देख भी लिया होगा। तो स्टार्ट करने से पहले वही एक चीज, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि हाँ वाकई में सामने वाला दिल से मेहनत कर रहा है, हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपका कोई पैसा नहीं पड़ना है, लेकिन आपकी इन सारी चीजों से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि मुझे कोई पैसा तो मैं ले नहीं रहा हूँ आपसे। मेरी मेहनत के बदले बस मैं देखता हूँ कि हाँ मेरे वीडियोस पे इतने लाइक्स हो गए, हाँ इतने शेयर हो गए, इतने व्यूज हो गए, तो बस वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वही मेरा आप सबके लिए प्यार है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आई होप कि आप कर ही देंगे। स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर टॉपिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। 10th नंबर टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है और 10th नंबर टॉपिक जो है वो है आपका ग्रुप डायनामिक्स, जिसे आप समूह गत्यात्मकता भी कहते हो। तो ग्रुप डायनामिक्स में आप देख लीजिए किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहां से लेकर इस पूरे पेपर में आपके 18 टॉपिक हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद के सेंस का यूज करके सॉल्व कर लोगे। 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको एक बार देखना पड़ेगा, जिनको आप ध्यान से देख के लर्न करना पड़ेगा। लर्न भी नहीं करना, मैं तो कहता हूं कि अगर एक एक क्लास भी आपने 2 बार देख ली ना, 2 बार अगर एक एक वीडियो को देख लोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका ऑप्शन देख के आप आंसर ना बता पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ही स्क्रीन पे है, जिसमें लिखा हुआ है किसके द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है। इसके जस्ट प्रीवियस पार्ट में, पार्ट नंबर फर्स्ट में ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि निर्देशन के द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे। ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सामूहिक निर्देशन व्यक्ति के उत्तम विकास में सामूहिक अनुभवों में सहायता प्रदान करने एवं इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चेतनापूर्ण प्रयत्न है। ये कथन किसका है? ये कथन है जैन वार्ट्स का। किसका कथन है? जैन वार्ट्स का कथन है। आगे चलिए। समूह में किसको भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई विद्यार्थियों को होगा। भावात्मक अभिव्यक्ति का अवसर किसको प्राप्त होगा? ग्रुप में अगर आप कोई डिस्कशन करोगे तो वो स्टूडेंट्स के लिए होगा। बेसिकली देखो, शिक्षा से संबंधित बातें हैं तो मोस्ट ऑफ द चीजें स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी। कह रहा है कहां पर अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं जो हैं वो समान होती हैं। तो भाई अनेक विद्यार्थियों की समस्याएं कहाँ समान होंगी? घर में थोड़ी ना होंगी, पड़ोसी में होंगे नहीं, परीक्षाओं में होंगे नहीं। अनेक विद्यार्थी एक साथ विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में ही होंगी। 5वां नंबर क्वेश्चन, किसके हेतु सामान्य समस्याओं पर एक समूह में विचार विनिमय करना अधिक औचित्यपूर्ण है? तो समय की बचत हेतु। किसके लिए? समय की बचत हेतु। अगर आप टाइम को बचाना चाहते हो तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनमें क्या करो, एक ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के उस पर तब डिस्कशन करो। क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना? सामान्य समस्याओं का मतलब है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, उसके लिए एक ग्रुप बना लो और ग्रुप में तब विचार विनिमय करो, तब आप डिस्कस करो, तब चीजों को आप सॉल्व करो। तो उससे आपकी क्या होगी? समय की बचत होगी। बस क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से समझ लेना है, और कुछ है नहीं इस टॉपिक में। किसमें विद्यार्थी मनोभावों पर नियंत्रण करना सीखते हैं? समूह में, अलगाव में, परिवार में या प्रार्थना में? आंसर आपको पता है, समूह में। समूह में मनोभावों पर लोग क्या करते हैं? नियंत्रण करना सीखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप जब ग्रुप में हो, जैसे आप 10 लोग हो एक क्लास में और एक क्लास कर रहे हो, तो क्लास में क्या होता है? क्लास में लोग अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। अकेले तो वो कुछ भी उटपटांग बोला करते हैं, लेकिन क्लास में उनके जो मनोभाव होते हैं उस पर वो कंट्रोल करना सीखते हैं। तो वो कहाँ होगा? एक ग्रुप में ही तो पॉसिबल है, यानी कि आंसर आपका समूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑर्थर ई ट्रेक्सलर ने समूह निर्देशन के कितने उद्देश्य बताए हैं? ध्यान रखिएगा, 5 उद्देश्य बताए हैं। शैक्षिक अवसरों पर व्यावसायिक संभावनाओं
कि विविधता की जानकारी किससे दी जा सकती है? देखो सामूहिक निर्देशन से। किससे? सामूहिक निर्देशन से। व्यावसायिक संभावनाओं की विविधता की जानकारी शैक्षिक अवसरों पर व्यावसायिक संभावनाओं की विविधता की जानकारी एक सामूहिक निर्देशन पर दी जा सकती है। आगे चलिए। समूह निर्देशन के माध्यम से क्या संपन्न हो सकता है? चिकित्सा संबंधी कार्य या लेखा संबंधी कार्य या परिवार संबंधी कार्य या सामूहिक कार्य? आंसर आपको पता है कैसा? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है कैसा? चिकित्सा संबंधी या लेखा संबंधी या परिवार संबंधी या सामूहिक कार्य? चिकित्सा संबंधी कार्य यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एक्सेप्शनल लग रहा है, क्योंकि समूह निर्देशन पे अगर आप ग्रुप में किसी को निर्देश दे रहे हो, ठीक है, हाँ सही है। लेखा संबंधी कार्य भी वैसे हो सकता है, कोई सामूहिक कार्य है वो भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है समूह निर्देशन के माध्यम से संपन्न हो सकता है, तो आपका आंसर होगा चिकित्सा संबंधी कार्य। क्योंकि मेरे हिसाब से देखो समूह निर्देशन का सिंपल सा मतलब निकलता है ग्रुप में अगर आप किसी को निर्देशन कर रहे हो, तो ग्रुप में आप किसी को अगर डायरेक्शन दे रहे हो तो उससे मेरे हिसाब से तो लेखा संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, सामूहिक कार्य भी हो सकते हैं। ठीक है, चिकित्सा संबंधी कार्य आंसर लगाइएगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, लेखा संबंधी कार्य ना हो सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसा पॉसिबल है कि ग्रुप में भी लेखा संबंधी कार्य हो सकते हैं। आगे चलिए, समूह गतिशीलता किससे लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, डायनेमिक्स भौतिक शास्त्र से। देखो डायनेमिक्स को हिंदी में क्या कहते हो? गति विज्ञान ही तो कहते हो। तो डायनेमिक्स भौतिक शास्त्र याद रखिएगा, समूह गतिशीलता। डायनेमिक्स जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो ग्रीक वर्ड है। डायनेमिक्स आपका कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। अच्छा, डायनेमिक शब्द का अर्थ क्या होता है? डायनेमिक्स को हिंदी में गति कहते हैं, और गति को हिंदी में क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो शक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, 13 नंबर, समूह गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में सक्रिय होती हैं। यह किस विद्वान की परिभाषा है? एस माथुर की परिभाषा है। इनमें से कौन एक पृथक सेवक के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखता है? तो ध्यान रखिएगा, वो चाहे सामूहिक गतिशीलता हो, वो चाहे निर्देशन हो, ये दोनों ही पृथक सेवा के रूप में अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं। सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने में क्या होती है? अगर सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति आप बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? योग, विचार, कार्य या सुरक्षा? तो मेरे हिसाब से तो योग होगा, है ना? शक्ति बढ़ा दोगे अगर सामूहिक गतिशीलता क्रियाओं की शक्ति बढ़ाने से, क्या होती है? योग होता है। कक्षा कक्ष में सामूहिक गतिशीलता की विशेषता नहीं है, तो जितने भी ऑप्शन गिवन है सब में से देख लीजिए, जो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आत्मविश्वास का विकास, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होगा। सामाजिक कुशलता का विकास, ये भी होगा। अगले पेज पे मूव करते हैं। अगला ऑप्शन है परामर्शदाता की कुशलता में वृद्धि, ये भी होगी। छात्रों में चिंताओं की वृद्धि, अरे किसी को निर्देश दोगे तो उसकी चिंता थोड़ी ना बढ़ेगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामूहिक परिस्थितियों में छात्रों को प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। परस्पर मिलने जुलने, मौखिक विचार विमर्श करने, दोनों ही प्राप्त होते हैं, तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। किनकी आवश्यकताओं का ज्ञान परामर्शदाता को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है? तो ध्यान रखिएगा, किसका? छात्रों का। छात्रों की अनुसार आवश्यकताओं का जो ज्ञान है वो परामर्शदाता को निर्देशन सेवा में सुधार करने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देता है। कहाँ छात्रों को अनेक सामूहिक अनुभव अर्जित करने का अवसर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी पता है, एक ग्रुप में, समूह में। छात्रों की अनेक समस्याएं समूह में किसके द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, वार्तालाप और विचार विमर्श के द्वारा अधिक से अधिक समस्याएं जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं। विद्यार्थियों की रुचियों की अभिव्यक्ति व क्षमताओं का पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम कौन है? तो ध्यान रखिएगा, वो है आपका क्लब। विद्यार्थियों की रुचियों की अभिव्यक्ति व क्षमताओं की पूर्ति का श्रेष्ठ माध्यम क्लब है। क्लब का मतलब जहां विद्यार्थियों, देखो क्लब का मतलब यहाँ पे वहां से उससे है कि एक क्लब में क्या होगा, अलग अलग टाइप के गेम होंगे, अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होंगे, तो वहां पे विद्यार्थियों की रुचियों की जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका हमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यालयी वातावरण व कार्य प्रणाली से अवगत कराना है? अनुस्थापन सत्र का। किसका? अनुस्थापन सत्र का। जीविका सम्मेलन की वार्ता कितने घंटे हो सकती है? इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, 1 या 2 घंटे हो सकती है जीविका सम्मेलन की वार्ता। सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है कैंप। कौन है? कैंप। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए।
सामूहिक परामर्श में किसका प्रयोग अधिक होने लगा है? तो चाहे रुचि हो चाहे संबंध हो, दोनों का प्रयोग अधिक होने लगा है। ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। सामूहिक परामर्श में समूह को सार्थक अनुभव प्रदान किए जाते हैं, जिसमें बालक सामूहिक व्यवहार में दक्ष हो सके। ये किसका विचार है? रॉबर्ट नैप का विचार है। सामूहिक परामर्श किस परामर्श का वर्धन है? व्यक्तिगत परामर्श का वर्धन है। सामूहिक परामर्श जो है वो व्यक्तिगत परामर्श का वर्धन है। प्रार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये विभिन्न क्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है समूह परामर्श की मान्यता नहीं है। तो जो आपका नेगेटिव स्टेटमेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा जब नहीं है कह रहा। नेगेटिव स्टेटमेंट देखो यही लिखा हुआ है, सीख नहीं सकता है, समूह में समस्या समाधानों के कौशलों को सीख नहीं सकता है, यह समूह परामर्श की मान्यता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? समूह परामर्श का महत्व किस रूप में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी आपका जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा वही आपका आंसर होगा। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे तारतम्य ना स्थापित करने में, तो ना लगा हुआ है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ भी आपका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस एंड सर्विसेज। चलिए वन बाय वन यहाँ भी देख लेते हैं। विद्यालयों में निर्देशन का कार्य, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, विद्यालय में निर्देशन का कार्य मतलब एक सामूहिक प्रक्रिया हो जाएगी। कहाँ निर्देशन सेवा के संगठन की बहुत आवश्यकता है? तो विद्यालयों में बहुत आवश्यकता है। किसको विद्यालय के सामान्य जीवन से अलग नहीं किया जा सकता? निर्देशन को अलग नहीं किया जा सकता। क्या किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्य है? तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कार्य की बात करोगे तो उसका व्यक्ति विशेष का कार्य निर्देशन ही है। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है? देखो निर्देशन कार्यक्रम में आत्मसूची सेवा आती है, अनुवर्ती सेवा भी आती है, नियुक्ति सेवा भी आती है, आत्मज्ञान सेवा नहीं आती। पांचवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट पेज पे हमें मूव करना पड़ेगा, ये आ जाइए। तो गाइडेंस सर्विसेज के जो लेखक हैं ये हैं आपके मिस्टर हम्फ्री एंड ट्रैक्सलर। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन में कितनी आधारभूत बातों का उल्लेख किया गया है? 7 बातों का उल्लेख किया गया है। निर्देशन सेवा में लगे किन व्यक्तियों को निश्चित कार्य सौंपे जाने चाहिए? तो भाई निर्देशन सेवा में कौन से व्यक्ति होंगे जिनको एक पर्टिकुलर वर्क जो है वो आपको सौंप देना चाहिए? ऑप्शन देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा। कर्मचारियों को तो सौंपोगे, अरे भाई जो विद्यार्थी में कर्मचारी हैं उन्हीं को आप सौंपोगे। विद्यार्थी को सौंपोगे नहीं, शिक्षक को सौंप दोगे तो वो पढ़ाएगा क्या फिर? अभिभावक को सौंपोगे नहीं, कर्मचारी राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी का कार्य होता है अंशकालिक पूर्णकालिक, ए और बी दोनों, निदानात्मक। आपको आंसर पता है कौन सा आंसर हो जाएगा? अंशकालिक पूर्णकालिक दोनों होता है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन सरल होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सामान्यतः विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के कितने प्रारूप पाए जाते हैं? तो टोटल 3 प्रारूप पाए जाते हैं। रेखा संगठन एवं कर्मचारी संगठन में प्रबंध की दृष्टि से नियंत्रण किसके हाथ में होता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है, प्रशासकीय अधिकारी के हाथ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस संगठन में सामान्य कर्मचारी एवं प्रशासकीय कर्मचारी दोनों आते हैं? तो ये दोनों आते हैं रेखा संगठन में। किस संगठन में? रेखा संगठन में सामान्य कर्मचारी भी आता है और प्रशासनीय अधिकारी भी दोनों आते हैं। आगे चलिए, किसमें निर्देशन सेवा संगठन की बहुत आवश्यकता है? विद्यालय में बहुत आवश्यकता है। किसका महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है? आंसर आपको पता है, शिक्षा का ही तो उद्देश्य है कि सबका सर्वांगीण विकास हो। विद्यालय की कैसी सेवा होनी चाहिए? विद्यालय की सेवा संगठित होनी चाहिए। निर्देशन सेवाओं का रूप नहीं है, तो 3 ऐसे ऑप्शन है जो निर्देशन सेवाओं का रूप है, एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है। तो कौन सा है वो ऑप्शन? देखो निर्देशन सेवाओं में समस्याएं नहीं आती हैं, समस्याएं जो है वो यहाँ सॉल्व होती हैं, समस्यात्मक रूप आपका आंसर हो जाएगा। किसको सामूहिक रूप से निर्देशन देना चाहिए? विशेषज्ञ हूं चाहे अध्यापक हूं, इनको सामूहिक रूप से ही निर्देशन देना चाहिए क्योंकि इससे समय की बचत होती है। अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है, तो अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व, ये आपके अच्छे निर्देशन संगठन की व्यवस्था नहीं है। हर एक इसका कर्मचारी का अलग अलग दायित्व होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको एक ही काम सौंप दिया जाए। एक सफल निर्देशन संगठन के लिए आपको अपना पूर्ण सहयोग और योगदान देना चाहिए। किसको? आपको मतलब किसको? एक अध्यापक को देना चाहिए। निर्देशन कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं में हमेशा क्या विद्यमान रहना चाहिए? सेवा भाव विद्यमान रहना चाहिए। निर्देशन सेवाओं के सफल संगठन के लिए किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, निर्देशन का ध्यान रखा जाना चाहिए, उद्देश्यों का निश्चय होना चाहिए। आगे चलिए,
विभिन्न स्तरों पर संपर्क होना चाहिए, परिवार की नियुक्ति थोड़ी ना होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ निर्देशन कार्य सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए कार्यालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय की जरूरत पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है भैया? विद्यालय में ही तो पड़ेगी कार्यालय, पुस्तकालय और वाचनालय की जरूरत। शब्दकोश के अनुसार किससे आशय किसी कार्य के लिए की जाने वाली तैयारी या व्यवस्था से है? इसका भी आंसर आपको पता है, संगठन। संगठन का मतलब क्या है? किसी कार्य के लिए की जाने वाली तैयारी या व्यवस्था से। संगठन के कितने भाग हैं? तो संगठन के टोटल आपके दो भाग होते हैं, मानवीय संगठन, भौतिकीय संगठन। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। संगठन में कौन सी बात सम्मिलित नहीं होती? देखो जरा नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सा है, ये देखो लिखा हुआ है, कुशल रूपरेखा स्थापित ना करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। विद्यालय में निर्देशन सेवा संगठन का क्षेत्र नहीं है। फिर से नेगेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर ही होगा, प्रचार ना करना, यानी कि शैक्षिक व व्यावसायिक जानकारी का प्रचार ना करना। नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आपका होगा क्वेश्चन का तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगले पेज पे मूव करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है आपका स्कूल में निर्देशन सेवा के प्रकार, सूचना, व्यक्तित्व स्कंद एवं परामर्श सेवा। दैट मीन्स टाइप ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल, इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल इन्वेंट्री एंड काउंसलिंग सर्विसेज। फटाफट डिस्कस करते हैं यहाँ के भी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूचनाओं की जानकारी किसके लिए आवश्यक है? सूचनाओं की जानकारी चाहे छात्र हो चाहे निर्देशन प्रदाता हो, दोनों के लिए आवश्यक है। जैसे सूचनाओं की जानकारी का मतलब है जैसे मैं आपको गाइडेंस करने वाला हूं, मैं आपका निर्देशन करूंगा, तो मेरे लिए भी, मेरे पास भी सूचना होनी चाहिए और आपको तो सूचना होनी चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सूचना किसी एक के पास नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, इसलिए सूचना की जानकारी जो है वो दोनों के पास होनी चाहिए। किसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है? तो एक व्यक्ति के जीवन में, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वो चाहे छात्र हो, वो चाहे अध्यापक हो, चाहे प्रधानाचार्य हो, व्यक्ति में हर एक पर्सन आ जाता है, तो एक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सूचनाओं के द्वारा किसमें वांछनीय स्तर पर संवेदनशीलता का विकास किया जा सकता है? देखो सूचनाओं के द्वारा संवेदनशीलता का जो विकास है वो छात्र में होगा, क्योंकि प्राचार्य ऑलरेडी संवेदनशील है, परामर्शदाता ऑलरेडी संवेदनशील होता है, अध्यापक ऑलरेडी संवेदनशील होता है, छात्र में विकास करना होता है। इसमें से कौन सूचना सेवा नहीं है? तो झूठी सूचना। अरे झूठी सूचना ये आपकी सूचना सेवा में थोड़ी ना आएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, व्यवसाय का महत्व, कार्य की प्रकृति, कार्य की दशाएं, आवश्यक शारीरिक योग्यता, क्षतिपूर्ण लाभ और हानि आदि को किसने व्यावसायिक निर्देशन हेतु तो आवश्यक सूचनाएं माना है? जॉर्ज ई मायर्स ने। मायर्स के अनुसार कितने शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है? 8 शीर्षकों के अंतर्गत। व्यक्तित्व निर्देशन हेतु सूचनाओं का स्रोत, तो ध्यान रखिएगा, असीमित होता है। व्यक्तित्व निर्देशन के हेतु सूचनाओं का स्रोत, जैसे मैं अगर आपके व्यक्तित्व, आपके चरित्र का निर्माण कराना चाहता हूं तो मेरा निर्देशन सीमित नहीं होगा, फिर वो असीमित होगा। सूचनाओं की सूची में किसका वर्णन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, लोकप्रियता का वर्णन नहीं किया गया है सूचनाओं की सूची में। व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत किस प्रकार की सूचनाओं का विवरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, किस प्रकार की सूचनाओं का विवरण प्राप्त करना आवश्यक नहीं है? अफवाहों के संबंध में। अफवाह वाली सूचना थोड़ी ना आपको इकट्ठा करनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना आपके पास। सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य निर्देशन की प्रक्रिया को बनाना है। अब कैसी प्रक्रिया को बनाना है? तो ध्यान रखिएगा, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक। विद्यालयों तथा विद्यालयों के बाहर संगठित सेवाओं का एक उद्देश्य होता है। कैसा उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है सरल और भ्रमित। विद्यालयों तथा विद्यालयों के बाहर संगठित सेवाओं का, एक सेकंड, सूचनाओं का संकलन। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लगा दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन था, विद्यालयों तथा विद्यालयों के बाहर संगठित सेवाओं का एक उद्देश्य होता है, तो सूचनाओं का संकलन। आगे चलिए, सूचना सेवा की कार्यविधि कैसी होती है? देखो सूचना सेवा की अगर कार्यविधि की बात की जाए तो एक तो आपकी अत्यंत वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, तो ए और बी दोनों ऑप्शन लगा दीजिए। इनमें से कौन सा सूचना सेवा का चरण नहीं है? बदलाव करना सूचना सेवा का चरण नहीं है। एक बार इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली हो तो फिर उसमें बार बार बदलाव नहीं करो। अगर बदलाव कर रहे हो तो इसका मतलब कि आपने जो सूचना इकट्ठा की है वो कहीं ना कहीं गलत है। किस सूचना चरण में शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क कायम रखा जाता है? तो सूचना के संकलन में। कौन से सूचना के संकलन में? इस चरण में शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क कायम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चरण में वर्गीकृत सूचनाओं को कंप्यूटरों,
वीडियो एवं टंकिट आदि को सामग्रियों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है द्वितीय चरण में। किस चरण में? द्वितीय चरण में। किसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा सूचनाओं को छात्रों तथा निर्देशन प्रदाताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है? ध्यान रखिएगा, सूचना संक्रमण एवं मूल्यांकन में। एकत्रित सूचनाओं को कहां तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है? तो एकत्रित सूचनाओं को छात्र तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। कैसी सूचनाएं निरर्थक होती हैं? तो चार दीवारी तक सीमित जो सूचनाएं हैं वो निरर्थक होती हैं। अरे कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक कमरे में बंद हो, तो वो किसी काम की है क्या? किसी काम की नहीं है। सूचनाएं छात्रों तक किस तरीके से पहुंचाई जा सकती हैं? आप बताओ, प्रदर्शनी, भ्रमण, अफवाह, सूचना पट्ट द्वारा। तो आप बताओ किस तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती हैं? अच्छा, अफवाह से नहीं लगा हुआ है ना, पहुंचाई नहीं जा सकती, अफवाह से आप सूचना छात्रों तक नहीं पहुंचा सकते। 20 नंबर क्वेश्चन, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन आदि के द्वारा सही सूचना प्रदान करने का ढंग क्या है? तो ये तो एक दृश्य श्रव्य सामग्री आती है। भाई फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इनमें क्या होता है? देखो सुनो, बस यही तो होता है। वास्तविक रूप से कार्यस्थल पर ले जाकर भी कार्य या व्यवसाय के संबंध में जानकारी जिस माध्यम से दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे भ्रमण कहा जाता है। जैसे मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, तो मैं उस इंफॉर्मेशन के लिए, मान लो किसी जूते बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, तो मैं एक काम करूं, आपको जूते बनाने वाली फैक्ट्री में लेकर साथ चलूं, तो वहां पे आपको जूते बनाने के बारे में और उसके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूंगा, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप भ्रमण कहोगे। अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देशन सेवाओं में कैसी सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो कैसी सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? परामर्श सेवा। परामर्श सेवा आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 23 नंबर क्वेश्चन, परामर्श में किस संबंध का विशेष महत्व दिया जाता है? प्रारंभिक संबंध का। कौन सी सेवा छात्र के आत्म मूल्यांकन की ओर प्रवृत्त करने में सहायक होती है? परामर्श सेवा। परामर्श पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? तो परामर्श पूर्ण रूप से स्वयं निर्देशन पर आधारित है। प्रत्येक परामर्शदाता अपना कार्य कैसे करता है? मूल्यांकन पूर्ण ज्ञान से करता है। सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री नहीं है। सूचना सेवा की आवश्यक सामग्री ज्वलंत उदाहरण नहीं है। समझ रहे हो ना? सूचना सेवा की आवश्यक जो सामग्री है, कार्य आदतें तो रहेगा ही रहेगा, व्यवसाय से संबंधित भी होगी, व्यवसाय चयन भी होगी। ज्वलंत उदाहरण जो है वो सूचना सेवा की सामग्री नहीं है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगला टॉपिक जो कि आपका बुद्धि परीक्षण, जिसको आप कह सकते हो, नहीं बुद्धि परीक्षण नहीं है, अभी बुद्धि परीक्षण आगे आएगा। अगला टॉपिक है नियोजन तथा अनुवर्ती सेवाएं, जिसको आप कह सकते हो प्लेसमेंट एंड फॉलो अप सर्विसेज। फटाफट देखते हैं यहाँ पे भी कैसे कैसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है परामर्श एवं निर्देशन सेवाओं में किस सेवा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है? नियोजन का स्थान जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियोजन में कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो कृत्य के लिए उपयुक्तता, व्यक्ति को संतोष, ये दोनों ही नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है? सामान्यतः नियोजन शब्द का अर्थ का श्रमिक को इसके लिए सबसे उपयुक्त कृत्य प्रदान करने से लिया जाता है। ये कथन किसका है? इंग्लिश एवं इंग्लिश का। किसका? इंग्लिश एवं इंग्लिश। ये आपके एक शैक्षिक कह सकते हो, वैज्ञानिक कह सकते हो, या शिक्षा शास्त्री कह सकते हो, इनका ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसमें कृत्य के अनुरूप व्यक्ति की योग्यता एवं व्यक्ति का संतोष सम्मिलित है? तो ये उपयुक्तता में सम्मिलित है। व्यक्ति को सबसे अधिक उपयुक्त व्यवसाय में समायोजित करना एवं उसके कल्याण का कार्य करना, ये किसका लक्ष्य है? ये नियोजन सेवा का लक्ष्य है। नियोजन का प्रकार नहीं है, देखो नियोजन का प्रकार स्वस्थ नियोजन नहीं है, ठीक है, शैक्षिक नियोजन है, कृत्य नियोजन है, लेकिन स्वस्थ नियोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, छात्रों के व्यावसायिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसकी व्यवस्था की जाती है? तो शैक्षिक नियोजन की व्यवस्था की जाती है। कृत्य नियोजन प्रदान करते समय किसको ध्यान में रखा जाता है? ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि भी ध्यान में रखनी होती है, व्यक्ति का अनुभव भी ध्यान में रखना होता है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही ऑप्शन होंगे। बिना उचित शिक्षा या प्रशिक्षण के व्यक्ति के लिए उपयुक्त व्यवसाय प्रदान करने का कार्य जो है वो कैसा होगा? अरे जब कोई आपको उचित शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, कोई आपके पास प्रशिक्षण ही नहीं होगा और आपको एक उपयुक्त व्यवसाय भी प्रदान करना हो, तो ये कार्य कैसा होगा? आप सब खुद जानते हो, ये कार्य कठिन होगा, है ना? आगे चलो, किस पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के संदर्भ में विचार करना उचित होगा? नियोजन पर।
किसी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नियोजन में सहायता करना विद्यालय का कर्तव्य है। किस सामाजिक उपयोगिता? शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से। आगे चलिए, किसका कार्य मात्र शैक्षिक है? बताने की जरूरत है क्या? खुद ही आंसर पता है। शिक्षा आप संस्थाएं जो है उनका कार्य ही तो है केवल शैक्षिक। वर्तमान वर्तमान में नियोजन की व्यवस्था करते एवं उसमें सहयोग प्रदान करने से किसको लाभ पहुंचता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, चाहे वो शिक्षार्थी हो या शिक्षा संस्थान हो, दोनों को ही लाभ पहुंचेगा अगर नियोजन व्यवस्था की जाएगी। विद्यालयों में नियोजन के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? तो नियोजन कार्यालय की स्थापना भी होनी चाहिए और नियोजन परामर्शदाता की व्यवस्था भी होनी चाहिए, कार्यालय भी होना चाहिए और एक पर्टिकुलर पर्सन यानी कि परामर्शदाता भी होना चाहिए। तो ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नियोजन सेवाओं को उपलब्ध कराने में शिक्षा संस्थाओं के प्रति किसका विश्वास एवं आस्था बढ़ेगा? छात्रों का विश्वास एवं आस्था बढ़ेगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 19 नंबर पेज पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 19 नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कार्य में शिक्षा संस्थाओं का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे छात्रों की योग्यता, अनुभवों एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि से अधिक परिचित होती हैं। यह है नियोजन कार्य। किसको? उद्योग, प्रशासन एवं अन्य सामाजिक सार्वजनिक अभिकरणों के सहयोग से कार्य करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यह कार्य करना पड़ता है विद्यालय को। 18 नंबर क्वेश्चन, किस सेवा से अभिप्राय उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्य में लगने के बाद उत्तरोत्तर विकास के लिए की जाती हैं? ध्यान रखिएगा, ये आपकी अनुवर्ती सेवा है। कैसी सेवा है? अनुवर्ती। किसके अनुसार अनुवर्ती प्रक्रिया नौजवानों को उनके स्कूल में तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यवसाय में उत्तम समायोजन के लिए उनको सहायता के लिए सूचनाएं प्रदान करने हेतु तैयार किए गए निर्देशन कार्यक्रम का मूलभूत तत्व है। ये डाउनिंग के अनुसार है। किसके अनुसार है? डाउनिंग के अनुसार। आगे चलिए, इनमें से कौन निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है? अनुवर्ती सेवा जो है वो निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है। अनुवर्ती सेवा किसको अपनी प्रगति की गति एवं प्रगति के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है? तो वो चाहे उपबोध्य हो या कौंसली हो। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के कौन सा कार्यक्रम अधूरा है? ध्यान रखिएगा, निर्देशन कार्यक्रम जो है वो बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के बिना अधूरा है। कौन सा अध्ययन, परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है? तो वह है आपका अनुवर्ती अध्ययन। अनुवर्ती अध्ययन संस्था को अपने छात्रों के किन क्षेत्रों में सामंजस्य की मात्रा तथा गति का पता लगाने में सहायता करता है? तो ध्यान रखिएगा, चाहे शैक्षिक हो या व्यावसायिक या व्यक्तित्व हो, दोनों में ही सहायता करता है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। किस अध्ययन के द्वारा संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संपर्क रख सकती है? अनुवर्ती अध्ययन के द्वारा ही संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से संबंध रख सकती है। अनुवर्ती समीक्षा एवं सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को कितने प्रश्नों को अपनी दृष्टि में रखना चाहिए? 3 प्रश्नों को अपने दृष्टि में रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन एक और है और वो है, कौन व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता है? तो वो है छात्र। छात्र जो है वो एक व्यावसायिक जीवन की तैयारी के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करता है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग, बुद्धि परीक्षण अगला टॉपिक है, फटाफट इसको भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछने की संभावना है, तो फटाफट इसके भी क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है? तो ये माना है थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस दोनों ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? किसके अनुसार है? ये टर्मन और गैरेट दोनों के अनुसार है। तीसरा क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, बुद्धि की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? टर्मन ने दी है। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? तो ये हसबैंड और वेस्लर दोनों के अनुसार है। दोनों आंसर हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन, बुद्ध का एक शक्ति सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? विक्टोरिया हैजलिट ने दिया है। किसने दिया है? विक्टोरिया हैजलिट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक बुद्ध की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? तो देखो, एक शक्ति सिद्धांत ये नहीं मानता है, विविध शक्ति सिद्धांत ये भी नहीं मानता है। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे। द्रव्य शक्ति सिद्धांत ये भी नहीं मानता है। बहुशक्ति सिद्धांत जो है वो ये मानता है।
बुद्ध की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्न में से कौन है? इसके पहले यही तो कहा कि थॉर्नडाइक जो है वो किस प्रकार के संबंध को मानता है, सिद्धांत मानता है, बहुशक्ति सिद्धांत। उल्टा पूछ लिया, बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक कौन कर है? थॉर्नडाइक से है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की प्रकृति के विषय में द्वय शक्ति सिद्धांत निम्न में से उपस्थित किया गया स्पीयरमैन के द्वारा। चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्ध की प्रकृति को लेकर निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है कि बुद्ध की प्रकृति, तो आंसर लगा दीजिए कौन सी? बुद्ध की प्रकृति। और बुद्ध की प्रकृति से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर कैसा ऑप्शन लगाओगे? ध्यान दो, द्वय शक्ति सिद्धांत। क्या? द्वय शक्ति सिद्धांत। यहाँ देखो बुद्ध की प्रकृति के विषय में द्वय शक्ति सिद्धांत की बात हो रही है ना, और द्वय शक्ति सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने उपलब्ध कराया था। अब यहाँ भी वही बात हो रही है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्ध के प्रकृति को लेकर कौन सा सिद्धांत उपलब्ध कराया? तो द्वय शक्ति सिद्धांत लगा दो। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बुद्ध के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्ध की योग्यता निम्न में से कैसी है? तो बुद्ध की योग्यता जो है वो अकेली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्ध में दो कारक मानता है? ध्यान रखिएगा, द्वय से दो ही तो बनेगा, तो द्वय शक्ति सिद्धांत आंसर लगा दीजिए। निम्न में कौन सा सिद्धांत बुद्ध में अनेक कारक मानता है? अनेक का मतलब क्या होता है? विविध। तो यहाँ पे विविध शक्ति सिद्धांत लगा दीजिए, 12 का सी नंबर। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्ध के निम्न प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती हैं? कौन सी ऐसी हैं जो सब में मिलती हैं? तो सामान्य बुद्धि जो है, कॉमन, भाई कॉमन इंटेलिजेंस तो सब में होता है ना, सामान्य बुद्धि तो सब में होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? विशिष्ट बुद्धि पर। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो उसकी बुद्धिमत्ता ज्यादा होगी, जो कम होगा उसकी बुद्धिमत्ता कम होगी। आगे चलिए, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्ध के निम्न प्रकारों में से किस पर निर्भर है? तो ध्यान रखिएगा, ये विशिष्ट बुद्धि पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि पर। बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन कौन से अध्ययन किए गए? तो ध्यान रखिएगा, कौन कौन से अध्ययन किए गए? पैतृक अध्ययन भी किए गए, प्रजाति अध्ययन भी किए गए, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रजाति में बुद्धि जो है वो अधिक मिलती है? तो प्रजाति ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति में बुद्धि ज्यादा मिलती है? तो वो चाहे काली प्रजाति हो, चाहे पीली हो, चाहे नीली हो, इन सारी ही प्रजाति में जो बुद्धि है वो ज्यादा मिलती है। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ज्यूकस परिवार से। निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई? किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके पास, और 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो चाहे ज्यूकस वंश हो, वो चाहे एडवर्स वंश हो, वो चाहे कोलिकॉक वंश हो, इन सब के अनुसार बुद्धि जो है उसमें आनुवंशिकता मानी गई। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? ज्यूकस परिवार। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? तो उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता किससे स्थापित हुई? ये भी ध्यान रखिएगा, एडवर्ड्स वंश से। किससे? एडवर्ड्स वंश से। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार का वातावरण। जैसा परिवार का वातावरण होगा उसी तरीके से आपका बौद्धिक विकास होगा। ये एक क्वेश्चन मिला जिसका आंसर आप खुद से कर सकते थे, है ना, बाकी याद करने वाले ही थे। स्कूल के वातावरण में निम्न में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? इसका भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। पाठ्यक्रम का जैसा सिलेबस होगा, सिलेबस का भी आपकी बुद्धि पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया? एल्फ्रेड बिने ने उठाया था। किसने? एल्फ्रेड बिने ने। 25 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बिने साइमन परीक्षण जो है ये बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण था। भारतीय परिस्थितियों में विनय परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? ध्यान रखिएगा, सी हर्बर्ट राइस ने किया था। पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसकी बुद्धि परीक्षा आपको करना है, तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन से विकल्प का आप यूज करोगे उसकी बुद्धि का परीक्षण करने में? ये क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है। तो वाचिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? वाचिक बुद्धि परीक्षण। वे पढ़े लिखे व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, अवाचिक बुद्धि परीक्षण। आगे चलो,
मैरिल पॉमर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? तो ये काम आते हैं बालक की। किस वर्ग की? बालक वर्ग की परीक्षा में। अकाल फलक परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाए हैं? अकाल फलक बनाए हैं सेगवेन और गोडार्ड ने। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई? आंसर आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे पहले मूव करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है और इसने सीएम भाटिया ने ये बनाई थी। सृजनात्मकता के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो वो अपवर्जी लक्षण है। कौन सा? अपवर्जी। आगे चलिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध की जांच सबसे पहले किसने की थी? गेजल्स और जैक्सन ने की थी। इंटेलिजेंस टेस्टिंग में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे नाम ही नाम भरे पड़े हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कम आ रहा है। आगे चलो। सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो आप ध्यान रखिएगा, भेद। क्या संबंध है? भेद। 35 नंबर क्वेश्चन, अपवर्जी चिंतन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? तो अपवर्जी चिंतन जो है ये सृजनात्मकता का लक्षण है। निम्न में से किसके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? तो ध्यान रखिएगा, वर्ड के अनुसार सृजनात्मकता जो है वो एक सामान्य बुद्धि है। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? तो ये बात कही थी बकिंघम ने। किसने? बकिंघम ने। आगे चलिए। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? यह स्टेटमेंट दिया गया है फ्रीमैन के अनुसार। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हाँ, इसका आंसर आप पढ़ के बता ले जाओगे। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त सभी आप आंसर लगा दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन, टर्मन ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना है? तो टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता माना है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विनय के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? मानसिक बुद्धि सिद्धांत की अगर बात करें तो ये पियाजे से संबंधित है। किससे? पियाजे से। बर्ट एवं वर्नन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ये पदानुक्रमित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित? थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किए गए। आगे चलिए। थर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? थर्नडाइक याद करिए, आज इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में थर्नडाइक के बारे में पढ़ा चुका हूं। किससे था वो? बहुकारक सिद्धांत से था। आगे चलो। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? इस टॉपिक को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा वरना फिर आप ऑप्शन भूल जाओगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। सारे ही ऑप्शन आपको याद करने हैं तो याद तो हो नहीं पाएंगे इतने ज्यादा, इसलिए आप 2 बार देखिए तो ऑप्शन देख के आपको एग्जाम में आपका माइंड हिट करेगा कि हाँ ये आंसर सही था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो है ये थॉमसन के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है त्रिआयाम सिद्धांत। कौन सा? त्रिआयाम सिद्धांत। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पीयरमैन ने बुद्धि में से किन 2 कारकों को सम्मिलित किया है? पढ़ा चुका हूं आज की क्लास में, सामान्य एवं विशिष्ट। 50 नंबर क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया है? थर्स्टन ने किया है। 51 क्वेश्चन है, बुद्धि मॉडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है? तो इन्होंने टोटल 80 कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष से संबंधित है? पियाजे का। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है? बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक होता है। इसका मतलब हम और आप अब ऐसे स्टेज पे हैं कि हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। बताइए, हम लोग उस स्टेज से गुजर चुके हैं कि अब हमारी बुद्धि का विकास ही नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रत्यात्मक चरण की अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा 2 से 4 वर्ष तक है। अगला क्वेश्चन, पियाजे ने मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 11 वर्ष तथा उससे आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगली स्लाइड ये रही। बुद्धि का
वैज्ञानिक मापन जो है वो सबसे पहले किसने किया था? विने ने किया था, पढ़ा चुका हूं, अभी पहले एक क्वेश्चन मिला था। मनोवैज्ञानिक विने जो है वो किस देश से थे? ध्यान रखिएगा, फ्रांस से थे। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इस तरीके से ये टॉपिक आपका खत्म होता है। एप्टीट्यूड टेस्टिंग, अभियोग्यता परीक्षण, यहाँ पे हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जिनका आप खुद का सेंस का यूज करके आंसर दे सको। फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है? बताओ, व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ किसका होगा? मित्र का, असफलता का, पराधीनता का, या अभियोग्यता का? अभियोग्यता, ये तो आपका आसानी क्वेश्चन है। किसके लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है? निर्देशन कार्यकर्ता के लिए, जो गाइडर्स है, आपका गाइडर है, जो आपको निर्देश देने वाला है, उसके लिए बालक की अभियोग्यता को जानना बहुत आवश्यक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किन परीक्षणों के आधार पर ही बालक का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है? ध्यान रखिएगा, किस परीक्षण के आधार पर? अभियोग्यता के परीक्षण के आधार पर, एप्टीट्यूड के आधार पर। आगे चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, बालक की अभियोग्यता के द्वारा किसको बालक के व्यवसाय क्षेत्र या रोजगार में सफलता या असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? अध्यापक को जो पढ़ाएगा जानकारी उसी को तो रहेगी कि हाँ भैया तुम पास हो जाओगे कि फेल हो जाओगे, काम करोगे कि नौकरी करोगे कि बिजनेस करोगे, ये एक टीचर को पता होता है। अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो किसकी ओर संकेत करती है? भविष्य की ओर संकेत करती है। एप्टीट्यूड जो है वो आपका प्रेजेंट का एक पार्ट है जो आपके फ्यूचर को डिनोट करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, छठवें नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है? वह बालक जो जन्मजात वक्ता है। अगर कोई जन्मजात वक्ता है तो उसको हम कहेंगे कि ये बालक की योग्यता है, अभियोग्यता है, या उसकी अभिरुचि है। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा ट्रैक्सलर की है। किसने लिखा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की दशा, गुण या गुणों का संग्रह है? ट्रैक्सलर ने ही ये बात लिखी है। अभियोग्यता को मापने वाले परीक्षणों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? 3 प्रकारों में। निम्नलिखित में से कौन अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, न्यायिक परीक्षण जो है वो आपके अभियोग्यता परीक्षण का, एप्टीट्यूड टेस्ट का एक टाइप नहीं है। किस प्रकार का अभियोग्यता प्रशिक्षण परीक्षण कला, संगीत, क्लर्की, मैकेनिकल आदि व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित होते हैं? आंसर आपको पता है, ये सारे विशेष क्षेत्र हैं। कला एक विशेष क्षेत्र है, संगीत एक विशेष क्षेत्र है, क्लर्की हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये सारे पर्टिकुलर अलग अलग एक विशेष क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों की जो अभियोग्यता है उसको कहते हैं विशेष क्षेत्रों से संबंधित। किस प्रकार का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रधान योग्यता का परीक्षण की अगर बात आएगी तो ध्यान रखिएगा वो कारक विश्लेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं? तो वह है आपका अंतर्दर्शन परीक्षण। 14 नंबर क्वेश्चन, दस्तकारी से संबंधित कार्यों में किसकी जरूरत होती है? तो हाथ की मांसपेशियों की तेज गति की और हाथ और भुजाओं का तालमेल, ये दस्तकारी संबंधित कार्य में इनकी जरूरत। दस्तकारी का मतलब समझ रहे हो ना, किसका? अरे पुलिस का, यानी कि कह सकते हो मेहनत वाला काम। जैसे आता है ना एक आपके मोहल्ले में दस्तक देने, जागते रहो, तो ऐसे जो काम है इसके लिए हाथ और भुजाओं का तालमेल अच्छा होना चाहिए, हाथ की मांसपेशियों की गति तेज होनी चाहिए। दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है? तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, सोच विचार का परीक्षण जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों को उठाने को किस परीक्षण के अंतर्गत आप रखोगे? इनको आप अंगुली दक्षता के परीक्षण के अंतर्गत रखोगे। छोटे छोटे पुर्जे हैं, अंगुली से ही उठ जाएंगे। किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना पड़ता है? अब देखो यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मशीन के पुर्जे जोड़ोगे तो इसको किस परीक्षण के अंतर्गत रखोगे? ये स्टेनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित के अंतर्गत रखा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है? मिनेसोटा कागज रूपी प्रशिक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस परीक्षण का प्रयोग पदार्थों के आकार, रूप तथा अंतर बताने के लिए किया जाता है? यह भी आपका मिनेसोटा विस्तार संबंधी प्रशिक्षण ही है।
निम्नलिखित में से किसी परीक्षण का प्रयोग ड्राफ्ट्समैन एवं उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसाय का परीक्षण देने के लिए किया जाता है? तो बताओ भाई कौन सा प्रशिक्षण है? ये प्रशिक्षण है जॉनसन एवं कोनार्क का ब्लॉक प्रशिक्षण। संगीत से संबंधित अभियोगिता के बारे में जानकारी व्यक्ति किन गुणों की उपस्थिति में नहीं होती है? ये नहीं पूछ रहा है कि किन व्यक्ति की उपस्थिति में होती है, कह रहा किन व्यक्ति की उपस्थिति में नहीं होती है, सामाजिक व्यक्ति पक्ष की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियाकलापों के अंतर्गत किसी साज को बजाने के सभी प्रकार के आवश्यक कार्यकलापों का ज्ञान क्या कहलाता है, या फिर यह ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? यांत्रिक पक्ष के अंतर्गत आता है। किस पक्ष के अंतर्गत? कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज की जाती है, चित्रांकन के पक्ष के अंतर्गत। मधुर लय, स्वर ताल तथा एक रूपता से संबंधित सहज आनंद किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं? व्याख्यात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। सिसोर संगीतक परीक्षण बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सिसोर को ही जाता है, इसलिए इसको सिसोर संगीतक परीक्षण नाम ही दिया गया इन्हीं के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग का प्रमापीकृत संगीतक बुद्धि प्रशिक्षण जो है वो किस देश में होता है? ये इंग्लैंड में होता है। और शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो किस वर्ष हुआ था? 1972 में हुआ था। लास्ट के क्वेश्चन तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस पता क्या है, मैक्सिमम चीजें याद करने वाली हैं। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है तो वो आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं पिछले 2 टॉपिक से, वरना बाकी सारी चीजें तो ठीक थी। बट एग्जाम है तो याद तो करना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बात कहूंगा, याद नहीं होगा और उसका आपका एक ही तरीका है, या तो खुद से 2-3 बार पढ़ो, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, देखो पढ़ाने खुद से पढ़ना और वीडियो देखने में यही फर्क होता है कि जब कोई सामने वाला बताता है तो हाँ वो बात आपके माइंड में थोड़ा ज्यादा अच्छे से फीड होती है इन कंपेरिजन खुद से पढ़ने में। ठीक है ना? तो एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तो देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम तो देना ही देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा है? इंटरेस्ट टेस्टिंग, रुचि परीक्षण। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका हो गया, अब इंटरेस्ट टेस्टिंग होगी। देखिए इंटरेस्ट टेस्टिंग में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बताने की जरूरत है क्या? अरे इंटरेस्ट कहते हैं। ये इंटरेस्ट मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना? ये इंटरेस्ट भी नहीं लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं। आगे चलिए, रुचि किसी भी अनुभव में लीन होने से तथा उसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? ये परिभाषा विंघम ने दी है। अगला क्वेश्चन, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? गेज ने ये परिभाषा दी है। एक सेकंड, क्रो और क्रो ने दी है, ग्रेज ने नहीं दी है, क्रो और क्रो ने दी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, सुपुर ने रुचि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, सुपुर के अनुसार रुचि के टोटल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। चौथे का सी नंबर ऑप्शन सही है। 5वां नंबर कह रहा है हाथ तथा मैकेलिन के रुचियों हाथ तथा मैकेलिन ने रुचियों के कितने प्रकार बताए हैं? टोटल इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। रुचियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? 6वां नंबर क्वेश्चन, 4 प्रकार हैं। 2 प्रकार किसके अनुसार है? सुपुर के अनुसार। 3 प्रकार किसके अनुसार है? हॉल तथा मैकेलिन के अनुसार। नॉर्मली कोई पूछेगा रुचियों के कितने प्रकार हैं, तो आप कहोगे 4 प्रकार हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? उन्हें परीक्षित रुचियां कहते हैं। रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष होता है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? यह परिभाषा आपके ड्राइवर के द्वारा दी गई है। रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखो रुचि को इंग्लिश में क्या कहते हो? इंटरेस्ट कहते हो ना। तो अगर इंटरेस्ट कहते हो तो फिर ध्यान रखिएगा आपके कौन से, देखो ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाएगा। इंटरेस्ट डायरेक्ट ये आंसर तो होगा नहीं, इंटर वाला पार्ट यहीं पे मिल रहा है, तो बस आप यही इंटर से आप यही आंसर लगा दो, 9 नंबर का बी नंबर ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन, रुचि किसी प्रवृत्ति का ज्ञात्मक पहलू है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ये ड्रेवर के द्वारा दी गई है। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? उन्हें परीक्षित रुचियां कहते हैं। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन जो है वो किस सन में हुआ था? तो भैया जो सबसे पहला अध्ययन है वो आपका हुआ था, कहाँ गया? अच्छा हाँ, ये पेज तो हो गया। तो सबसे पहला जो अध्ययन हुआ था रुचियों के संबंध में वो 1918 में हुआ था। इंजीनियरों तथा सामाजिक एवं यांत्रिक रुचियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण रुचि प्रपत्र जो है वो इसका निर्माण किस सन में किया गया था? 1921 में किया गया था।
वर्णन रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण किस सन में किया गया था? 1957 में। 1957 में व्यावसायिक रुचि प्रपत्र तथा शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण तथा मानकीकरण किसने किया था? डॉक्टर डी.एन. श्रीवास्तव तथा वीपी बंसल ने किया था। कुडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल कितने पद हैं? टोटल 168 पद हैं। झिंगरन ओझा रुचि सूची में कुल कितने प्रश्न हैं? ध्यान रखिएगा 400 प्रश्न हैं। क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि सूची में कुल कितने पद हैं? तो ये आपके 520 पद हैं। नहीं, 520 नहीं, 620 पद हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आगे चलिए, रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड ने ये परिभाषा दी है। स्टीवार्ट तथा ब्रोनार्ड का विशिष्ट रुचि सूची में कितने प्रतिरूप शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा 4 प्रतिरूप शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपका कौन सा है? एटीट्यूड टेस्टिंग यानी कि अभिवृत्ति परीक्षण। खतरनाक टॉपिक आपका मिल गया। 3 पेपर आपके बहुत ही शानदार थे, बट मैं खुद कहूंगा कि चौथा पेपर जो आपका है वो थोड़ा सा टफ हो गया। और पहले जो पार्ट था, पार्ट 1 आपका इतना टफ नहीं था, क्योंकि वहां पे भी हमें कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन मिले थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले थे जो नॉर्मली क्वेश्चन है। बट यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे दिक्कत अभी आप देख रहे हो, जितने भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं सब में आपको याद ही करना पड़ेगा, माइंड में उन चीजों को आपको फीड करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आगे चलिए, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? थर्स्टन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अभिवृत्ति विचार, रुचि या उद्देश्य प्रकट करने का अधिक या कम स्थिर समूह है, जिसमें निश्चित प्रकार के अनुभव के निहित होने की संभावना और उचित अनुक्रिया की तत्परता रहती है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? जेम्स ड्रेवर के द्वारा यह भी परिभाषा दी गई है। 1927 में सबसे पहले अभिवृत्ति मापन का जो कार्यक्रम है वो किसने प्रारंभ किया था? ये थर्स्टन ने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभिवृत्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? रेमर्स, रूमेल तथा गेज की यह परिभाषा है। अभिवृत्ति जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है उसे कौन सी अभिव्यक्ति कहते हैं? उसे विशिष्ट अभिव्यक्ति कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन, अभिव्यक्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप में प्रकट की जाती है उसे कैसी अभिव्यक्ति कहते हैं? सामान्य अभिव्यक्ति कहते हैं। जिस विधि में किसी बात से अन्य व्यक्ति, घटना, विचार, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछकर अभिव्यक्त की जाती है उसे कौन सी विधि कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि। व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किस विधि में किया जाता है? प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में ही किया जाता है। व्यवहारिक विधियां कितनी होती हैं? व्यवहारिक विधियां टोटल 2 होती हैं। अगले पेज पे चलते हैं, 25 नंबर पेज पे। युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किसने किया था? ध्यान रखिएगा 1927 में थर्स्टन ने किया था। सामान्य उपस्थिति अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था? यह प्रतिपादन थर्स्टन और चेप दोनों ने किया था। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सी विधि सहमति या असहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है? ध्यान रखिएगा यह है आपकी समान उपस्थिति अंतराल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? लिकर्ट ने किया था। योग निर्धारण विधि में निर्धारण मान के 11 बिंदुओं के स्थान पर कितने बिंदु रखे जाते हैं? तो टोटल 5 बिंदु रखे जाते हैं। स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादक कौन है? गटमैन है। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? 1948 में। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादक कौन है? कौन ये विधि लेके आया था? तो किलपैट्रिक और एडवर्ड्स लेके आए थे। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले इसका प्रयोग ओसगुड ने किया था। गिलफोर्ड किस विधि को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, ऑब्सोल्यूट स्केल कहते हैं? 19 नंबर का राइट आंसर है क्रमबद्ध अंतर विधि को। और किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है? वो है प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, पर्सनालिटी टेस्टिंग यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। और ये आपका पेपर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक होगा। यहाँ पे आपके कई सारे क्वेश्चन भी बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना कि आपको ये पूरी वीडियो कम से कम 2 बार देखनी पड़ेगी, नहीं तो आप खुद से पढ़ लो चाहे मेरी ये वीडियो देख लो। इतने सारे याद करने वाले फैक्ट हैं, इतनी आसानी से वो याद होने वाले नहीं है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डेसील के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। व्यक्तित्व को क्या कहा गया है? व्यक्तित्व को एक ज्ञात्मक संगठन कहा गया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों तथा विशेषताओं का संगठन है। ये किसकी परिभाषा है? ये मन की परिभाषा है। मन एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का ज्ञात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? आल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, चाहे जैविक या आनुवंशिक हो या पर्यावरणीय हो, पर्यावरणीय दोनों ही आपके मुख्य कारक हैं किसी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले। नेक्स्ट पे आइए, अनुवांशिक कारक की बात होगी तो चाहे वो तंत्रिका तंत्र हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथियां हो, ये सारे ही अनुवांशिक कारक हैं। आगे मूव करते हैं। व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो अभिवृत्तियां शामिल है, संवेदना शामिल है, योग्यताएं शामिल हैं, आकार प्रकार ये शामिल नहीं है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो वह है लाक्षणिक संकलन। व्यक्तित्व के शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ, तो शील गुण का सर्वोत्तम अर्थ है व्यवहार शैली। व्यक्तित्व के शील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है आपकी समायोजनशीलता। और व्यक्तित्व के शील गुणों की प्रकृति निम्न में से क्या है? तो व्यक्तित्व के शील गुणों की जो प्रकृति है वो आपके जितने ऑप्शन लिखे हुए हैं, चाहे विशिष्टता हो, चाहे सामान्यता हो, चाहे स्वतंत्रता हो, ये सारे ही हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, 26 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है व्यक्तित्व की प्रसन्न चित्तता जो है वो कौन सी शील गुण दिखाती है? यानी कि किसी एक व्यक्तित्व में अगर वो प्रसन्नचित्त रहता है तो इसमें कौन सा शील गुण है? ध्यान रखिएगा, उदासी प्रफुल्लता। कौन सा? उदासी प्रफुल्लता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में से किसका परिचायक है? तो स्थिरता अस्थिरता का परिचायक है, सॉरी। आत्मरोपण का शील गुण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दिखाता है? तो ये आपकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो चाहे आत्मविश्वास हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे स्वतंत्र भार हो, ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व आधारित है शील गुण पे ही। नेक्स्ट, प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित है? व्यक्तित्व प्रकार पर आधारित है। व्यक्तित्व का उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुथरी ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत को किसने दिया था? शील गुण सिद्धांत को कैटल ने दिया था। व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये कैस्मर ने दिया था। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? सारे सिद्धांत पूछ डाले, कुर्ट लेविन का है। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? ध्यान रखिएगा, ये आवरण दृष्टिकोण और तात्विक दृष्टिकोण दोनों ही रखेगा। उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा। वास्तविक शील गुण सिद्धांत कौन सा है? वास्तविक शील गुण सिद्धांत है तात्विक दृष्टिकोण। कुर्ट लेविन व आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व शील गुण किस प्रकार के माने हैं? तो इन्होंने जनन प्रकार और ज्ञान प्रकार दोनों को ही व्यक्तित्व शील गुण माने हैं। उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएंगे। कैटल ने जनन प्रकार के शील गुणों को क्या कहा है? सतही शील गुण कहा है। कैटल ने ज्ञान प्रकार के शील गुणों को क्या कहा है? अच्छा, ऊपर जनन प्रकार की बात हो रही थी, नीचे ज्ञान प्रकार की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, स्रोत शील गुण कहा है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पे चलते हैं। तो कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के जो शील गुण है वो सामान्य भी होते हैं, विशिष्ट भी होते हैं। उपरोक्त दोनों आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किए हैं? किसने उपस्थित किए हैं? क्रैस्मर ने उपस्थित किए हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्वभाव के आधार पर सेल्डन ने व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व के नहीं निम्नलिखित में से किसने शारीरिक आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं? किसने बताए हैं? वार्नर ने। किसने? वार्नर ने। आगे चलिए, व्यक्तित्व के मापन की विधियां, चाहे प्रश्नावली विधि हो, चाहे क्रिया विधि परीक्षण हो, चाहे जीवन इतिहास विधि हो, ये सारे ही आपके व्यक्तित्व के मापन की विधियां हैं। कागज पेंसिल परीक्षण किस विधि का दूसरा नाम है? आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज को डिस्कस किया था। प्रश्नावली विधि को ही कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। प्रश्नावली के कितने प्रकार हैं? प्रश्नावली बंद भी हो सकती है, खुली भी हो सकती है, संचित्र भी हो सकती है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्नों की रचना सावधानी से की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याय विश्वसनीयता होती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का यह कथन है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए किसने प्रश्नावली निर्मित की थी? ध्यान रखिएगा, वुडवर्थ ने ही निर्मित की थी। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां आत्मनिष्ठ हो, चाहे प्रक्षेपण हो, चाहे वस्तुनिष्ठ हो, ये सारे ही व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। जीवन इतिहास विधि को किसने मौखिक विधि की संज्ञा दी है? तो ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों, गार्डनर और मर्फी, इन दोनों ने ही जीवन इतिहास विधि को मौखिक विधि की संज्ञा दी है। 38 नंबर क्वेश्चन, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक पोलेंस हैं। आधुनिक काल में किस विधि को प्रमाणित करके अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता रहा है? तो ध्यान रखिएगा, देखो साक्षात्कार विधि से तो अपराधी को पकड़ नहीं लोगे, जो अपराधी बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं। क्रिया प्रशिक्षण विधि से तो उनको पकड़ नहीं लोगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है आपका जीवन इतिहास विधि, तो इससे तो आप पकड़ नहीं लोगे। तो बचता आपके पास कौन सा ऑप्शन है? बचता है नहीं, ठीक है, जीवन इतिहास विधि से ही, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। देखो कोई अगर आपराधिक प्रवृत्ति का है, कोई बालक है, तो उसका जो जीवन का इतिहास है, उस इतिहास से ही आपको पता चल पाएगा। जैसे कोई नया क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो क्या रिकॉर्ड चेक किया जाता है ना, कि इसका जीवन शैली कैसी थी, इसके जीवन का रिकॉर्ड क्या था। तो आप इस तरीके से याद कर लो कि जीवन इतिहास विधि से जो आपराधिक प्रवृत्ति के बालक हैं उनको पकड़ा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? गार्डनर एवं मर्फी का कथन है। 41 नंबर क्वेश्चन, साक्षात्कार विधि का प्रयोग व्यक्ति की किन अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? इंटरव्यू कब होता है? जब आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था चेक करनी होती है तभी तो इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार विधि के कौन से दो स्वरूप हैं? साक्षात्कार औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। आगे चलो, साक्षात्कार विधि की सफलता और सफलता निर्भर करती है साक्षात्कार करने वाले पर। ठीक है, आगे चलिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया परीक्षण विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको व्यवहार परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसने क्रिया प्रशिक्षण विधि का प्रयोग बालकों की ईमानदारी जांच करने के लिए किया था? तो ये किया था मे एंड हॉट साहब ने। किसने किया था? मे एंड हॉट साहब ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस विधि का प्रयोग सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया गया था? ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्रिया प्रशिक्षण विधि का प्रयोग ही किया गया था। स्टडीज इन डिसीट के लेखक कौन है? मे और शॉर्टहॉर्न, यानी कि दोनों लोग हैं। किस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि का अंग माना जाता है? परिस्थिति परीक्षण विधि को व्यवहार परीक्षण विधि का अंग माना जाता है। किस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है? परिस्थिति परीक्षण विधि। 50 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों या कथनों की सूचियां तैयार की जाती हैं? तो वह है आपकी व्यक्ति परिसूची विधि। व्यक्ति परिसूची विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको व्यक्तिगत यदि सूची विधि के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। प्रोजेक्ट का अर्थ बेसिकली होता है क्या?
प्रक्षेपण करना या फिर फेंकना, दोनों। आपका ए और बी दोनों ही आंसर सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। यह कथन थार्प और समलर के द्वारा दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेपण विधि के आधार पर किन व्यक्तित्व परीक्षणों का निर्माण किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपके स्याही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ए और बी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। टैट का पूरा नाम थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, ध्यान रखिएगा क्या है? थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, टैट का फुल फॉर्म। स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था हरमन जोरशा ने। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है? तो यह है आपका स्याही धब्बा परीक्षण। धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। ये कथन किसका है? ये कथन है क्रो एंड क्रो का। परीक्षण प्रणाली का निर्माण किसने किया था? ये किया था मॉर्गन और मुर्रे ने। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, निम्न में से कौन व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं? तो चाहे वो आत्मकथा विधि हो, चाहे चित्र कहानी परीक्षण हो या समाजमिति विधि हो, ये सारी ही व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां हैं। आपका पूरे चारों पेपर में मैं कह सकता हूं कि जो आपका ये पेपर 4 है, ये बाकी तीनों पेपर से थोड़ा सा टफ है, ठीक है? तो इसके लिए आपको, अच्छा, इसका जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा। बट ये जो आपने पार्ट सेकंड डिस्कस किया है ना, पार्ट सेकंड आपका थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें स्टेटमेंट और ईयर से रिलेटेड ही है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपके यहाँ पे कम है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे के पूरे आपके बीएड 2022 के कितने पेपर हैं? टोटल 4 पेपर हैं, और मैंने आपको ये 4 के चारों पेपर करवा दिए हैं, ठीक? इन 4 पेपर्स के अलावा अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर की बात करूं तो 3 आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिया है। एक प्रीवियस ईयर पेपर आपका बचा है रिमेनिंग, ये आपका यही चौथा पेपर है। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज शाम तक। उसके बाद आपके चारों प्रीवियस ईयर पेपर और चारों पेपर हो गए, देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम देना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, ठीक है? तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात के 3 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इस मेहनत को सराहिए, लाइक करिए, प्रॉपर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको बीएड की सीरीज के बाद मिलने वाला है। मैं बेसिकली क्वांट की फैकल्टी हूँ। ऑलरेडी मैं बीएड कंप्लीट हूँ मेरा, और टेट सीटेट मैं भी क्वालिफाइड हूँ। और मैं आपको पहले स्टार्ट में मैथ्स की बेसिक मैथ जो आती है, टेट सीटेट सुपर टेट जो तीनों में कॉमन है, वो एक क्लास उसकी दूंगा, और एक क्लास में आपको पेडागोगी को दूंगा, जिससे आपका टेट सीटेट सुपर टेट का मैथ वाला सेक्शन कहीं नहीं जाने वाला। देन हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। सो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।